मेरा नाम रोशनी है। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी, परंतु मेरी शादी एक ऐसे ससुराल में हुई थी जहाँ पर मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो। सुना था कि यह लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे माता पिता ने मुझे यह बताया कि यह लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारूं। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि वह लड़का शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है। परमानेंट रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वह अपनी गाड़ी से सुबह शहर नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका मतलब यह था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती अगर मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाती है, तो मुझे जब भी अपने मायके आना होता मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने माता पिता से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेम्बर भी बहुत कम थी। सुना था कि गांव में उसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर हैं जिनकी आंखों से नज़र नहीं आता। वह बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है और इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि उसके पिता की सेवा करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली थी वह घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी। घर में सिर्फ दोनों बाप बेटे ही रहते थे। सुना था कि काफ़ी सालों से उन लोगों ने एक परमानेंट नौकरानी रखी हुई थी। वह नौकरानी पिछले 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है और तभी से ही उन दोनों के घर में काम करने की परेशानी होने लगी थी। भला वो कब तक नौकरानी के सहारे ज़िंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनको दिखाई देना बंद हो गया था। यह रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी, इसीलिए मेरी शादी बड़े सिंपल तरीके से इस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने पति के साथ विदा होकर अपनी ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मुझे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट दिए थे। मुझे अपनी ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ की रस्म रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया। इसी तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर के सारे काम करती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी, पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती थी। वह बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र अपने ससुर पर जाती तो ऐसा लग रहा होता था जैसे कि वह मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास होता कि वह मुझे कैसे देख सकते हैं, उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वह मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते थे। कभी कभी मुझे यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि वह टकटकी बांधे ही मुझे क्यों देखे जा रहे हैं, पर हर बार मैं यह बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वह अपनी आँखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज़ हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती और थोड़ी बहुत देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती थी। मेरे ससुर का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो यहाँ की औरतें उसमें इसी तरह की बातें करने लग जाती हैं। मेरे ससुर अपने कमरे से बाहर निकल कर नहीं आते थे। मैं कभी कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म ले आती थी, क्योंकि थे तो वह मेरे ससुर ही। ससुर तो ऐसे भी पिता समान ही होता है। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे ताकते रहते हैं।
कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बाल डालकर उन्हें घूरने लगती थी, लेकिन अजीब पागल हो गई थी मैं। हर बार यह बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था नहीं, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे पति रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम पर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते थे और सारा दिन मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रह जाते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि तुम्हें मेरे पिता का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वह मेरे पिता का ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो मैं जॉब के लिए निकल जाता था। जब मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी थी तब वह भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और उसके बाद वह भी नौकरी छोड़कर चली गई। तभी से हमारे घर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली मासी आकर मेरे पिताजी के लिए खाना बना जाया करती थी, लेकिन फिर हम इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और अपने पति की तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपके पिता की हमेशा सेवा करूंगी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। एक दो दिन तो मेरे पति बाज़ार से भी नाश्ता ले आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद तो तुम्हें ही घर का सारा काम संभालना है। लेकिन अब मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का कामकाज करने के लिए। भला मेरे पति भी कब तक इस तरह से मार्केट से खाना या नाश्ता लेकर आते। एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ का किचन संभालना ही था। मेरे ससुर जी भी कहते थे कि बहू एक दो दिन खाना मार्केट से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं ससुर जी, मैं उस टाइप की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और इस घर की गृहस्थी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और पति बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे पति कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने अपने पिता को अपने हाथ से नाश्ता करा दिया था। मेरे पति धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे पति जब घर आते तो सब कुछ अपने पिता को अपने हाथों से ही खिलाते थे। उन्होंने मुझे अपने पिताजी को नाश्ता करते हुए टाइम पर कहा था कि अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी यह जिम्मेदारी तुम निभाओगे। मैंने अपने पति से खुश होते हुए कहा, जी जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे थे। मेरे ससुर जी का नाश्ता कंप्लीट हो गया तो मेरे पति उनके पास की रखी हुई चेयर से उठकर मेरे बराबर में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गए थे और मेरे चेहरे को देखकर उसे सहला रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें न देख लें, लेकिन मेरे पति ने मुझे इशारे से कहा कि वह हमें कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने पति के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी ही तो हैं और उन्हें भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुलिये में काम करती रहती थी और अपने ससुर जी के सामने भी किसी भी हालत में चली जाती थी। मेरे ससुर इतने अच्छे थे और बहुत ही अच्छी आदत के थे। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। वह बेचारे अपने इकलौते बेटे की शादी और उसकी पत्नी को भी नहीं देख सके। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वह हमेशा लोगों का फ़ायदा करते आए हैं। सब लोग मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं।
मैंने अपने पति से कहा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया। मेरे पति कहने लगे, उन दिनों शहर में मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहाँ पर रुका हुआ था और पिताजी नहीं चाहते थे कि वह मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान कर दें। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसी तरह धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद घर आया तब मुझे यह बात पता चली थी। अगर वह मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वह ठीक भी हो जाते, लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज न करवाने की जिद बांध ली थी। उन्होंने मुझे वक्त निकलने के बाद बताया था। मैंने बाद में भी पिताजी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन पिताजी हर बार मना कर दिया करते थे। कहते थे कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का समय है, तुम शादी करो, अपनी ज़िंदगी जियो, मेरा क्या है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर के अंदर बीमारियाँ पैदा होती रहेंगी और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता तो सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर पिताजी बात ख़त्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। मैंने कहा, आप ज़बरदस्ती पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरे पति ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, पिताजी बहुत ज़िद्दी हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, शायद वह अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से खुश हैं। मेरे पति ने कहा था कि वह मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब उनके काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना पिता समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने पति को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने ससुर के पुराने फ़ोटोज़ देखे थे जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास भी बहुत खूबसूरत औरत थी और मेरे ससुर जी अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। दरअसल मेरी सास मेरे ससुर से कम उम्र की थी। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा उम्र के थे, फिर भी वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग थे। अब भी अगर उनकी आंखों की रोशनी होती और वह अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलते तो कोई भी उन्हें बूढ़ा नहीं कहता। शायद उनकी परेशानी की वजह से उनके चेहरे से उम्र ज़्यादा लगने लगी है। एक दिन मेरे ससुर कहने लगे, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आँखों से नहीं देख सकता और न ही उसे देखकर उसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हो। शादी के कुछ दिन तो लगभग इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप मुझे इन दिनों मेरे मायके में छोड़ दो, लेकिन मेरे पति का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारे मायके में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पिताजी मौजूद हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। मेरे पति जा चुके थे और मुझसे कह गए थे कि मेरे पीछे मेरे पिताजी का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है, उनको अपने हाथों से खाना भी तुम ही खिलाओगी और उनके कपड़े भी तुम ही चेंज करोगी। खाने की बात तक तो ठीक थी, लेकिन कपड़े? अपने पति की यह बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने अपने पति से कहा भी था कि मुझे कपड़े चेंज करने वाली बात तो ठीक नहीं लग रही है, मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ। मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें तो पता है पिताजी को अपनी आँखों से नहीं देख सकता। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा हो जाता और उनके आगे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुम अपने पिता को भी तो अपने हाथों से पहनाती। मैंने अपने पति से कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भगवान न करे मेरे पिता के साथ ऐसा हो। मेरे पति कहने लगे, इसीलिए ही तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे पिताजी के सारा काम किया करो। मैं परेशान हो गई थी और यह सोच रही थी कि मैं यह काम करूं या नहीं। भला मेरे ससुर जी जैसे भी थे तो मेरे ससुर ही मेरे पिता समान थे। कोई छोटा बच्चा होता
तो यह काम मैं अपने पति के टोके बिना ही कर देती, लेकिन अपने ससुर का यह काम करने के बारे में ही मुझे शर्म आ रही थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई। वह बहू बहू कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी अपने ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे। और पहले तो उन्होंने मुझसे यह पूछा कि बहू, क्या बेटा जा चुका है? मैंने उन्हें कहा कि अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ज़रा शर्ट उठा दो। न जाने शर्ट कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मेरी शर्ट बेड पर है भी या नहीं। मेरे ससुर जी की शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उनके हाथ में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शर्ट को पहन लिया था, लेकिन बटन वह उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी के शर्ट का बटन लगाया तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उनसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया है, फ़ौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने उनको शर्ट पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि बहू, मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे, बहू ज़रा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा कि क्यों पिताजी, क्या हुआ? तो वह कहने लगे, दो तो ज़रा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़वा दिए थे। मैं यह सोच रही थी कि वह क्यों मेरे हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद तुम्हारी जैसी गृहस्थी कभी न संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहू, अभी यहीं पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था कि बहू कैसी होती है। भगवान ने मुझे पर कोई बेटी ही नहीं दी है। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वह अभी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। तुम्हें पता है, जब मेरी पत्नी की मौत हुई थी तब मुझे उसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वह मेरी हमसफ़र थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और हमारे घर की इकलौती थी। मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे के कंधों पर आ गई। और शादी के बाद तुमने भी कुछ दिन अच्छी तरह से नहीं गुजारे, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ यह कह रहे थे। मैंने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी भी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, पिताजी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं फ़ौरन ही किचन में चली आई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। मेरे पति लगभग 1 या 2 महीने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि जब ऑफिस में काम का सीज़न आता है तो उन्हें इसी तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पर रहकर दिन गुजारने पड़ते हैं। और इधर मेरे ससुर जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो मुझे वह आवाज़ लगा कर कहते, मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते। कभी कहते कि मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो। कभी मुझसे अपने सर में तेल लगवाते थे। ये छोटे मोटे काम जो वह खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरी ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर जी की वजह से घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। सारा दिन बस मुझे काम ही काम में हो जाता था। मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे ससुर जी के बहुत सारे काम होते थे। बहाने बहाने से मुझे आवाज़ लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी
तभी अचानक मेरे ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह बहू बहू चिल्ला रहे थे। मैं बाहर की दौड़ी उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गई और मैंने कहा कि बताइए क्या काम है, तो वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मेरे ससुर को कभी कभी मैं मोबाइल पर जोक लगा कर दे दिया करती थी और वह जोक सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते थे। मैंने उनसे कहा, आप सुन रहे हो, आप ही सुनते रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। मेरे ससुर जी ने कहा, बहू आराम तो होता ही रहेगा, यहाँ मेरे ही बेड पर लेट जाओ, आराम भी करते रहना और जोक भी सुनती रहना। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि वह मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कह रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और उनसे कहा कि मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ और अब भी मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मैं क्या क्या काम करूँ? सारे काम छोड़कर क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठकर जोक सुनूँ? मैंने ये बात बड़े कड़वे शब्दों में कही थी ताकि मेरे ससुर को एहसास हो जाए कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ जोक सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव भी रहा करोगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी ज़िंदगी के ही हैं, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। मैं अपने ससुर जी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? वो हंसकर कहने लगे, तुम मेरे करीब बैठ जाना, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब आपने मुझे आवाज़ लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मेरे ससुर अभी भी हंस रहे थे। मैं फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसीलिए मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा था। अपने मायके में मैं इतना ज़्यादा भी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो हद से ज़्यादा काम बढ़ गया था। मेरे ससुर घर का खाना ही खाते थे, कभी मार्केट का खाना नहीं खाते थे। मेरे पति का कहना था कि हमेशा मेरे पिताजी को घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खिलाना, बाहर का खाना मत खिलाना, वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद मैंने खाना बनाया और जब किचन से बाहर निकली, देखा कि घर गंदा पड़ा हुआ है। फिर मैंने सफाई की, फिर सोचा कि शाम का टाइम है, एक बार ससुर जी के कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और मैं वैसे भी ज़्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। मेरे ससुर जी अपने कमरे में ही चेयर पर बैठे हुए थे। उनके कमरे की झाड़ू लगा रही थी। वो बहुत खामोश बैठे हुए थे और मैं अपने काम में बिजी थी। अगले ही पल जैसे ही मैं पलटी, यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यह महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या और कोई है। मैंने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भला इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं रहता है। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं है। यह कहकर वह अपने बिस्तर पर बैठ गए थे और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नज़र मुझ पर ही है। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मैं अपने ससुर का अपने हाथों से ही खाना बनाती थी। रात के टाइम पर मैं उनको खाना खिलाने के लिए उनके कमरे में चली गई और उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मेरे हाथ से खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते थे और किसी न किसी बात पर वह मेरा हाथ भी मजबूती से पकड़ लेते थे और बस मेरी तारीफ़ ही करते रहते थे। कहते थे, तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। मुझे लगता है कि तुम भी इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब धीरे धीरे मुझे अपने ससुर की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थी। मुझे अपने ससुर से अब उलझन होने लगी थी क्योंकि वह किसी न किसी बहाने से मेरे शरीर पर कहीं भी हाथ मार देते थे और मुझे टच करने की कोशिश में लगे रहते थे। मैं समझना चाह रही थी कि वह क्या करना चाहते हैं,
मैं अपने ससुर की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अपने पति को अगर उनकी हरकतों के बारे में बताती भी तो किस तरह से बताती, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो देख नहीं सकते, इसीलिए मेरे पति मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैं यही सब सोच रही थी और रात के 9 बजे तक अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक घबरा कर मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही हैं। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल लिया और अपने ससुर से कहा कि बताइए, आपको कोई काम है क्या? मेरे ससुर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर वह क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की सातिर वाली मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत परेशान भी हो गई थी। मैंने कहा, आप यह सब कुछ क्या कह रहे हो? मेरे ससुर कहने लगे, हाँ, मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे आकर मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और फिर उसके बाद वह हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वह अंधे हैं और इस बात का फ़ायदा उन्होंने मुझ पर उठाया था। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपकी सारी सच्चाई अपने पति के सामने खोल कर ही रहूँगी। मेरे ससुर कहने लगे, किस तरह खोलोगी? मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें ही इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। अगर तुमने उसके पिता पर किसी भी तरह का आरोप लगाने की कोशिश की। मैं अपने ससुर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मेरे ससुर ने जो मेरे साथ किया था वह मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से ही है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन जब से वह शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने बेटे से झूठ बोल दिया। इस झूठ का असर यह हुआ कि मेरे बेटे का अब पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने शादी की और वह तुम्हें घर ले आया, और मेरा बेटा यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ, और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम्हारा ससुर अंधा है। मुझे तो यह बात पता है कि मेरा बेटा हर तीसरे चौथे महीने में 1 या 2 महीने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था कि कब वह जाएगा और कब मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा। मैं बड़ी लाचार और बेबस होकर यह सब कुछ सुनकर रो रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मेरे ससुर ने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की थी, तभी मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बात सुन रहे थे। भगवान ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया था। मुझे अपने पति को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल 1 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला था। मेरे पति को यह बात पता थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मेरे पति मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। वह रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वह मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। और जब वह घर आए तो उन्होंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा। उन्होंने अपने पिता की सारी बातें सुन ली थी। यह सब देखकर मेरे पति ने उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके वह मुझे अपने साथ शहर ले गए थे। मेरे पति ने मुझसे अपने पिताजी की तरफ से माफ़ी मांगी थी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में ही रहती हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।